नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं RO GS मॉक टेस्ट 60। लेकिन टेस्ट को डिस्कस करने से पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स की दे दूं। फाउंडेशन कोर्स में एंटायर RO के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कराया जाएगा जहां पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। इस ग्रुप से रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। यहाँ पर आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि आप घर बैठे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इसको खरीद भी सकते हैं। ये पुस्तक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करिए। अब चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। ये जो पहला प्रश्न है, ये प्रश्न हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है। तो देखिए क्या था ये प्रश्न। बसीन की संधि अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस पेशवा से की थी? द ट्रीटी ऑफ बसीन वॉज साइंड बाय द ब्रिटिश विद विच ऑफ द फॉलोइंग पेशवा? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया बालाजी बाजीराव, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम और बालाजी विश्वनाथ। और आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? बालाजी राव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय आपका सही उत्तर है। बी आपका सही उत्तर है। अब देखिए 1796 से 1880 तक बाजीराव द्वितीय जो थे वो पेशवा थे। 1802 में इन्होंने सिंधिया के साथ मिलकर होलकर की घेराबंदी की, होलकर राज की घेराबंदी की, लेकिन होलकर ने इनको पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद ये अंग्रेजों से मदद मांगने गए और उस समय इन्होंने ट्रीटी ऑफ बसीन साइन किया। तो ये जो टाइम था वो 1802 का समय था। और बाजीराव द्वितीय कब तक पेशवा रहे? 1796 से 1818 तक। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए। 1818 में अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? ठीक है, पुरंदर की संधि, ग्वालियर की संधि, सूरत की संधि या मंडेश्वर की संधि? और यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है मंडेश्वर की संधि। तो याद रखिएगा 1818 में किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों के बीच और होलकर के बीच में। यहाँ पर हम देख लेते हैं पुरंदर की संधि के बारे में। पुरंदर की संधि के बारे में जब आप पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ पुरंदर, तो आपको दो ट्रीटी मिलेगी। एक 1665 में पुरंदर की संधि जो कि जय सिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में साइन हुई थी, ठीक है। और दूसरी पुरंदर की संधि आपको मिलेगी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के समय। तो ये आपका 1776 का समय है, ठीक है, जो कि पेशवा और ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुई थी। तो दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ग्वालियर की संधि की अगर हम बात करें तो ग्वालियर की संधि जो है वो अंग्रेजों और सिंधिया के बीच में साइन हुई थी 1817 में। सूरत की संधि किसके बीच में साइन हुई थी? ये रघुनाथ राव और ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है। बॉम्बे में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के जो आपके अध्यक्ष थे उनके बीच में और रघुनाथ राव के बीच में सूरत की संधि साइन हुई थी 1775 में। याद रखिएगा, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न है, जरा इसको ध्यान से देखिए। शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव जो कि पदनाम हुआ करता था, उनका कार्य क्या था? विदेश मामले देखना, दान और धार्मिक मामले देखना, महालेखाकार होते थे या फिर न्याय से संबंधित होते थे? तो यहाँ पर जब भी हम पंडित राव की बात करते हैं तो वो दान और धार्मिक मामलों को देखते थे। यहाँ पर क्लास देखिए, आप सभी को पता है शिवाजी के प्रशासन में अष्ट प्रधान होते थे, ठीक है। 8 मेंबर्स की बात की जाती है जिसमें कि पेशवा जो होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। अमात्य या मजुमदार की हम बात करें तो ये आपके वित्त मंत्री होते थे, ठीक है। जब सचिव की बात करते हैं, सुरनाविस की बात करते हैं तो ये आपके सचिव हुआ करते थे, ठीक है। बाकी नेविस की बात करते हैं तो ये आंतरिक मंत्री हुआ करते थे। सर ए नौबत की बात करते हैं, ये प्रमुख कमांडर हुआ करते थे। सुमंत जो होते थे वो विदेश मंत्री होते थे, सुमंत, ठीक है। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते थे, आपको पता है जुडिशरी से रिलेटेड होंगे। और पंडित राव उच्च पुजारी होते थे।
क्लास यहाँ से पेपर में प्रश्न बनता है। अगर एक छोटी सी परीक्षा होगी, मतलब ठीक है, तो वहां पर पूछ लेगा अष्ट प्रधान कौन किसने अपॉइंट किया था, तो आप सीधे आंसर दे देंगे शिवाजी। लेकिन अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाएंगे तो आपसे पूछ लेंगे वाकिस नेविस जो थे वो क्या थे, तो वो आंतरिक मंत्री थे। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। होम मिनिस्टर्स ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सुमंत विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। न्यायाधीश आप सभी को पता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं चीजों को इस तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि हिंदी वालों को भी समझ में आए और इंग्लिश वालों को भी समझ में आए। लेकिन कभी कभी होता है, मैंने कमेंट में पढ़ती हूँ तो आप लोग में से किसी को डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो आप उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को मेंशन कर दिया करिए अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आती है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उस क्वेश्चन को फिर से जिस माध्यम में आप कहेंगे उस माध्यम में समझा देंगे। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फूड चेन, ठीक है। खाद्य श्रृंखला की बात हुई है और पूछा है खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक घटक एक पोषी स्तर बनाता है। दूसरा देखते हैं। इंटर रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। देखिए क्लास, मैंने आपको इसके पहले भी एक चीज बताया था। इस तरीके से हमने पिरामिड ऑफ नंबर्स ड्रॉ किए थे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक एक जो ये लेवल होता है ये एक ट्रॉपिक लेवल होता है, ये पोषी स्तर होता है। सबसे पहले आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब पादप, यहाँ पर जो अपने खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें प्लांट्स हो गए, पादप मतलब प्लांट्स, ठीक है, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। उसके बाद आपके कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, उपभोक्ता। अब कंज्यूमर्स में भी आपके कैसे उपभोक्ता होते हैं, प्राइमरी होते हैं, प्राथमिक होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी होते हैं, टर्शरी होते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर एक ट्रॉपिक लेवल पे रहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर एक ट्रॉपिक लेवल पे रहते हैं, और इसी ट्रॉपिक लेवल को हम पोषी स्तर कह रहे हैं। प्रोड्यूसर्स एक ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक घटक एक पोषी स्तर बनाता है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है इंटर रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। मैंने आपको बताया है जब एक से ज्यादा फूड चेन को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या बना देगा, खाद्य जाल बना देगा, ठीक है, ये जाल का रूप ले लेगा, इसी को हम फूड वेब कहते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है ऑल द चेन फॉर्म बाय द न्यूट्रिशनल रिलेशंस इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द एनर्जी फ्लो। ऊर्जा प्रभाव को समझने के लिए पोषण संबंधों से बनी सभी श्रृंखलाओं का उपयोग किया जाता है। हमने जब आपसे डिस्कस किया था एनर्जी फ्लो के बारे में, याद करिए एनर्जी पिरामिड के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको बताया था 10% लॉ के बारे में कि खाली 10% जो एनर्जी होती है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में खाली 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। तो ये भी एकदम सही है, ठीक है। यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट आपके दिए हैं वो एकदम सही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पेपर में प्रश्न बनता है। आप याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था जब हम पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करेंगे, हम संख्या के पिरामिड की बात करेंगे, तो वो आपका सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम बायोमास के पिरामिड की बात करेंगे वो भी सीधा हो सकता है, उल्टा हो सकता है। लेकिन जब हम एनर्जी के पिरामिड की बात करेंगे तो एनर्जी का पिरामिड जो है, ऊर्जा का पिरामिड जो है वो हमेशा सीधा ही होगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देखिए पेपर में प्रश्न ऐसे ही बनेंगे लेकिन उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देंगे। अगर पेपर की क्वालिटी को और इम्प्रूव करना है, डिफिकल्ट बनाना है, तो जो चीज मैं आपको बता रही हूँ उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया जाएगा। थर्ड प्रश्न को हम देखते हैं। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को दिए जाने वाले करों में सर्वाधिक भारांक किसको दिया है, ठीक है। Who has been given the highest weightage of the taxes paid to the state by the 15th Finance Commission? यहाँ पे क्षेत्रफल को, जनसंख्या को, आय अंतराल को या फिर वन क्षेत्र को। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो आपका सी होगा, ठीक है, सी होगा। अब देख लीजिए यहाँ से, ठीक है, जो रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला जो 15th फाइनेंस कमीशन के लिए बनाया गया है उसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे किसको वेटेज दिया गया है, इनकम डिस्टेंस को, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कितना, 45%। यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। यहाँ पे प्रश्न क्या है एक बार और देखिए। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को दिए जाने वाले करों में सर्वाधिक भारांक, ठीक है, वेटेज किसको दिया है, तो आय अंतराल को, ठीक है, इनकम गैप को।
ये चीज इनकम डिस्टेंस को, इनकम गैप को, ये चीज याद रखिएगा 45%। उसके बाद आप देखेंगे 15% एरिया को, 15% पॉपुलेशन को, फॉरेस्ट इकोलॉजी को 10%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5%। तो इस तरीके का भी प्रश्न पेपर में बन सकता है। और मैं आपको बता रही हूं अगर ये प्रश्न पेपर में बना तो इनकम डिस्टेंस वाले ऑप्शंस को बहुत कम ही बच्चे टिक लगा के आएंगे, ज्यादा से ज्यादा सब क्या लगा के आएंगे, पॉपुलेशन को। तो ये चीज याद रखिएगा कि मैंने आपको ऐश्वर्या मैम ने बताया था कि इसका सही उत्तर क्या होगा, इनकम डिस्टेंस, कभी नहीं भूलेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA की बात हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, गलत पूछा है, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से। क्या दिया है, इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में एक बैठक में चंद्रशेखर आजाद ने की थी। फिर दूसरा दिया है HRA की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई काकोरी डकैती थी। और तीसरा आपको दिया है वे भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय गणराज्यों के रूप में स्थापित करना चाहते थे। यहाँ पे क्या है, दे वांटेड टू सेट अप इंडिया एज अ फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, इस तरीके से जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बनाना चाहते थे। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यहाँ पर देखिए लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, डी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है, तो इनकरेक्ट आपका ए है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए 1924 में HRA का गठन हुआ था, ये एकदम सही है, लेकिन इसका गठन कानपुर में किसके द्वारा हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन में आपको क्या दिया गया था, चंद्रशेखर आजाद द्वारा। तो आप याद रखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल ने 1924 में HRA का गठन किया था। और ये किससे इंस्पायर्ड थे, ठीक है, ये किससे इंस्पायर्ड थे, तो लाला हरदयाल से। अब लाला हरदयाल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए गदर पार्टी, और गदर पार्टी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सी प्लेस थी, सैन फ्रांसिस्को थी, ठीक है। और ईयर कौन सा था, 1913 का समय चल रहा था। ये चीज याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स को लिंक किया करिए। पेपर में प्रश्न कई बार पूछा है कि गदर पार्टी से रिलेटेड कौन था, लाला हरदयाल थे। कहां पर गदर पार्टी का फॉर्मेशन इन्होंने किया था, सैन फ्रांसिस्को में किया था। तो HRA को 1924 में जब राम प्रसाद बिस्मिल ने कानपुर में इसका गठन किया तो किसके आशीर्वाद से इन्होंने इसको तैयार किया था, लाला हरदयाल के, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब इसी पार्टी के कुछ और प्रमुख सदस्यों के नाम अगर हम ले तो उसमें सचिन नाथ सान्याल का नाम आप याद रखेंगे, योगेश चंद्र चटर्जी का भी नाम आप याद रखेंगे। तो मत भूलिएगा सचिन नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी का नाम। 1928 में पार्टी के नाम में एक शब्द को ऐड किया गया, वो शब्द क्या था, सोशलिस्ट। मतलब HRA जो था वो 1924 में जिसका कानपुर में गठन हुआ था, अब उसका नाम क्या हो गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन, HSRA कर दिया गया था। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। इतनी भी चीजें आपको याद रखनी। और ये कौन सा समय था, 1928 का समय था। अब यहाँ पर HRA का अगर हम बात करें तो एक बहुत प्रसिद्ध घटना हुई थी जिसको कि हम कहते हैं काकोरी कांड। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 1-2 साल पहले ही क्या बोला कि हम काकोरी कांड को, कांड शब्द यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। तो काकोरी एक्शन प्लान ये कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को, जिसमें कि ट्रेन लूटी गई थी। ये भी चीज याद रखिएगा, 1925 को। ये टाइमलाइन है, क्रोनोलॉजी में आपसे पूछा जा सकता है ये प्रश्न, ठीक है। और मैंने आपको बताया इनकी डिमांड क्या थी, फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करने की। ये भी चीज आप याद रखेंगे। चलिए, ये दूसरे का एक्सप्लेनेशन है, इसको आप ऐसे कैंसिल कर दीजिए। 5th प्रश्न को हम देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर देश की साक्षरता दर से अधिक है, ठीक है। कहां पे लिटरेसी रेट जो है वो भारत के लिटरेसी रेट से ज्यादा है, मध्य प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, मेघालय, ठीक है। यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है 5th का। अब यहाँ पर क्लास देख लीजिए, अगर हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो भारत का लिटरेसी रेट क्या है, 73%। अगर पुरुष में हम बात करें तो ये क्या है, 80.9%। और अगर महिला साक्षरता की बात करें, फीमेल लिटरेसी की बात करें तो ये कितना है, 64.6%। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जगह नोट करते हुए चलिए, ठीक है।
यहाँ पर अगर हम मेघालय की साक्षरता की बात करें तो मेघालय की साक्षरता कितनी है 74.4% और हम इंडिया की साक्षरता कितनी है 73%। यही पेपर में प्रश्न आपसे पूछा था कि भारत की साक्षरता से ज्यादा साक्षरता किस राज्य में है, मेघालय में, क्योंकि वहां पे 74.4% है। अगर यहीं पर पेपर में आपसे पूछ ले कि किस राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता है तो आप सभी को पता है केरल में, ठीक है। और अगर केंद्र प्रशासित की बात करेंगे तो लक्षद्वीप में, याद रखिएगा। देश में केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षर प्रदेश जो है वो है लक्षद्वीप। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हर एक पॉइंट जो बताया जा रहा है पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए 6वें प्रश्न को क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की बात की गई है, ठीक है, जो इसको कि हम बोलते हैं COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 18, 19, 20, 21 कहाँ हुए हैं। तो जब हम बात करते हैं 18 जो है वो कहाँ पर हुआ है, दोहा में हुआ है। इस तरीके का पेपर में प्रश्न बन सकता है, ठीक है। देखिए A का थर्ड तो C में ही दिया है। तो और देख लेते हैं हम COP 19 की बात करेंगे तो वार्सा हो गया, ठीक है। 20 की बात करेंगे तो लीमा हो गया और 21 तो आप सभी को पता है COP 21 पेरिस, ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो D का सेकंड एकदम सही है। अगर आपको D का सेकंड भी पता था जो कि बहुत ही कॉमन है तो भी आप लगा सकते थे। तो 6 का C आपका सही उत्तर है। चलिए 7वें प्रश्न को हम देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो IPCC की स्थापना कब हुई थी, 1988 में। एक बार इसको हम देख लेते हैं। C आपका सही उत्तर है। देखिए जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल जो है वो 1988 में इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा। चलिए 8वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनना है आपको, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। भारत में सहकारी बैंकों का गठन त्रिस्तरीय होता है और दूसरा है आपका प्राथमिक सरकारी समितियों द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही स्टेटमेंट पूछा है तो खाली A आपका जो है वो सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब भी हम प्राइमरी कोऑपरेटिव की बात करते हैं, समितियों की बात करते हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं, यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। भारत में सहकारी बैंकों का गठन त्रिस्तरीय है। यहाँ पर राज्य सरकारी बैंक होते हैं, ठीक है, जिला सरकारी बैंक होते हैं और प्राथमिक सहकारी ऋण समितियां होती हैं। याद रखिएगा जो प्राथमिक सरकारी ऋण समितियां होती हैं वो किसानों को अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराती है, ना कि लॉन्ग टर्म। ये भी चीज याद रखिएगा। और भूमि विकास बैंक जो होते हैं वो आपको दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड कराते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। सूची 1 दी गई है, सूची 2 दिया गया है। रोग से संबंधित प्रश्न है। RO में इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। सबसे पहले पैडी की अगर हम बात करें, पैडी में कौन सा रोग होता है, तो जीवाणु एवं जीवाणुपर्ण अंग मारी, ठीक है। तो यहाँ पे A का सेकंड, ठीक है। बैगन की बात करें तो मलानी रोग, तो B का फर्स्ट। अमरूद की बात करें, अमरूद में कौन सा रोग लगता है, अमरूद में लगता है फंगद रोग और हल्दी में कैंकर रोग। तो यहाँ पर आपका C सही हो जाएगा। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ना क्लास इंग्लिश में स्पेलिंग गलत लिखी हुई है डिजीजेस की। तो इंग्लिश में जो बच्चे हैं उनको मैं बता दूं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ऊपर से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्रॉप को लिखा है व्रॉप, यही गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा परेशान मत होइएगा, इसको हिंदी में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या था, C था। चलिए 10वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। आगरा में लेदर इंडस्ट्री है, गोंडा में वुडन टॉयज है, पीलीभीत में फ्लूट है, बांसुरी है, बनारस में सिल्क प्रोडक्ट है, रेशम के उत्पाद है। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, गोंडा में लकड़ी के खिलौने नहीं है, ठीक है। अगर हम लकड़ी के खिलौने की बात करें तो बताइए लकड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस है, लकड़ी के खिलौने चित्रकूट के, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर। ये कब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, 24 जनवरी 2018। याद रखिएगा 2018, बिल्कुल भी मत भूलने की गलती करिएगा, हो सकता है अगली बार पेपर में यही पूछ ले, ठीक है। और जब हम लकड़ी के खिलौने की बात करेंगे तो ये कहाँ का ODOP है, ये आपका चित्रकूट का। पीलीभीत का क्या है, बांसुरी है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा में चमड़ा उत्पाद, पीसीएस के पेपर में पूछा था, ओडीओपी दिया गया था और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए थे, आपको सुमेलित करना था, मैच करना था। तो एकदम हल्के में इस टॉपिक को मत लीजिएगा, यहाँ से पेपर में प्रश्न बना है और पूरी संभावना है बनेगा भी। तो ओडीओपी जो है वो रट डालिए बैठ के, जहां भी पढ़ते हैं वहां पे उसको एक जगह पेस्ट कर लीजिए। आप मेंस में भी लिखेंगे ना, तो जब आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई प्रश्न बनेगा, जैसे सरकारी नीतियां या कुछ भी इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड कुछ आप डिस्कस कर रहे हैं मेंस में, वहां पर भी आप ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आगरा की बात जब हम करते हैं, यहाँ पे लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा उत्पाद, ठीक है, मार्बल से निर्मित सभी हस्तलिपि उत्पाद, तो मार्बल्स का भी याद रखेंगे। अलीगढ़ का ताला सबको पता है, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी जिसको कि काली मिट्टी के बर्तन कहते हैं, अमरोहा का वाद्य यंत्र, ठीक है, औरैया का दूध प्रसंस्करण, देसी घी मिलनी, अयोध्या का गुड़, ठीक है, अंबेडकर नगर का वस्त्र उत्पाद, अमेठी का मूंज उत्पाद। इस तरीके से दिखता है, इसलिए मैंने कहा फिगर भी आप लोगों के लिए रखूंगी ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा याद रहे, हो सकता है, ठीक है। बहराइच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गेहूं डंगल, अगर हम बदायूं की बात करें तो जरी जरदोजी उत्पाद, ठीक है, बागपत में होम फर्नीचर, बरेली में जरी जरदोजी एवं बांस से निर्मित उत्पाद। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, आप लोग ओडीओपी डालेंगे तो आपको यूपी सरकार की ऑफिशियल साइट मिल जाएगी, वहां से आप पढ़िएगा, वो ज्यादा बेटर है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में। 11वें प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बनारस घराने से संबंधित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है राजन साजन मिश्र, ठीक है, गुदई महाराज, लच्छू महाराज और बिस्मिल्लाह खान। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं लच्छू महाराज की, लच्छू महाराज बनारस घराने की नहीं है। लच्छू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराने से, याद रखिएगा। 12वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का एक से अधिक बार मुख्यमंत्री रहा है? अच्छा क्लास, यूपी स्पेशल से इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो एक बार इसको देख लीजिए। अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे पूछा गया है यूपी का चीफ मिनिस्टर कौन एक से ज्यादा बार रहा है? तो कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, चंद्रभानु गुप्त या त्रिभुवन नारायण सिंह। तो चंद्रभानु गुप्त इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये 3 बार रहे हैं आई थिंक। एक बार देख लेते हैं व्याख्या में। 12वें का सी आपका सही उत्तर है। चंद्रभानु गुप्त 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 13 प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान द्वारा राज्य की परिभाषा में शामिल है? ठीक है, जब हम, आपको पता है आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया, तो इसमें कौन कौन उसमें शामिल है? LIC की बात किया गया है, जीवन बीमा निगम की, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, तेल व प्रकृति गैस आयोग ONGC की बात किया है और वक्फ बोर्ड की बात किया है। तो जब हम स्टेट की डेफिनेशन जो वहां पर है उसमें LIC और ONGC दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्लूडेड पूछा है तो डी हो जाएगा, सॉरी डी नहीं ना, 1 और 2 होगा, तो ए होगा आपका, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। 12वें में स्टेट को परिभाषित किया गया है, जिसमें कि बोला गया है वैधानिक और गैर वैधानिक निकाय जो सरकार से वित्तीय सहायता पाती है। कोई भी ऐसी संस्था, निकाय, यूनिट जो कि सरकार से, अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, आपका राज्य सरकार भी, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, जिसको कि सरकार एड प्रोवाइड कर रही है, वित्तीय सहायता प्रोवाइड कर रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, वो सारे यूनिट स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे, ठीक है। स्टेट के डेफिनेशन में आपकी पार्लियामेंट आएगी, राज्य की सरकार आएगी ही, जो विधानमंडल है वो सब आएंगे ही, जो स्थानीय प्राधिकारी जो संस्थाएं हैं वो भी आएंगी ही, ठीक है। जो भी सरकार के संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट है, वो सारे आएंगे, साथ ही साथ जिनको सरकार फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करे वो सब आएंगे, चाहे आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, LIC हो, ONGC हो, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड हो, भेल हो, सेल हो, सब स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन वक्फ बोर्ड की बात करेंगे तो ये राज्य के डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आता है। एक अच्छा प्रश्न था, इस तरीके का प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। ये नॉलेज अप्लाइड प्रश्न था, आपको पता है लोग 12वां आर्टिकल याद रखते हैं, लेकिन उनको स्टेट की डेफिनेशन ही नहीं पता है। उनको स्टेट मतलब स्टेट लगता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेट की डेफिनेशन है वो बहुत बड़ी है, उसको ये बजा के पढ़िएगा, ठीक है। चलिए 14 को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार राष्ट्रपति की विधायी
शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है, विधायी शक्ति की बात की गई है। सबसे पहले है संसद की बैठक बुलाना, दूसरा है प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करना, और तीसरा है भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना। तो यहाँ पर आपसे लेजिस्लेटिव पावर की बात की गई है क्लास, इस वजह से जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 और 2, मतलब सी आपका सही उत्तर है। जब कैट के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं या फिर सीईसी के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो ये प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर होती है। ठीक है, 14 का सी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आधे से ज्यादा बच्चे 1, 2, 3 लगा के आएंगे, पढ़ेंगे नहीं। विधायी शक्तियों की बात की गई, लेजिस्लेटिव पावर की बात की गई, देखेंगे जैसे हाँ सब तो करता है प्रेसिडेंट, ऑल ऑफ द अबव लगा के आ जाएंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, विधायी शक्ति की बात की गई है, लेजिस्लेटिव पावर की बात की गई है। ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव पावर में आता है, कार्यकारी शक्तियों में आता है। अब देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन कौन सी है, इसको एक बार देख लेते हैं। वह संसद को बुलाता है, ठीक है, या फिर स्थगित करता है, ये है। ठीक है, लोकसभा को भंग करता है, ये भी विधायी शक्ति में है। दूसरा, गतिरोध की स्थिति में वह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। मैंने आपको बताया ज्वाइंट सेशन की बात। ज्वाइंट सेशन को बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट बुलाता है, लेकिन प्रिसाइड कौन करता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर। ठीक है, आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है, जो पहला सेशन होता है, उसको कौन संबोधित करता है, प्रेसिडेंट संबोधित करता है। ठीक है, सीटें खाली होने पर वह लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और राज्यसभा के सभापति की नियुक्ति भी करता है। वह राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है ना, 12 मेंबर्स को। राज्यसभा में कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ये उसकी विधायी शक्तियां हैं। वह संसद की आयोग्यता के प्रश्नों पर भारत के चुनाव आयोग से परामर्श करता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की जब हम बात करते हैं तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वो परामर्श भी करता है। ये भी चीज याद रखिएगा, वो इलेक्शन कमीशन से एडवाइस लेता है, जो भी परामर्श करता है। वह कुछ प्रकार के विधेयकों को पेश करने की अनुशंसा या अनुमति देता है। जैसे आप सभी को पता है, जब हम बात करते हैं मनी बिल की, तो वो किससे अप्रूवल के बाद, जब तक कि प्रेसिडेंट नहीं बोलेगा, मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता। ऐसे भी याद रख सकते हैं। वह अध्यादेश जारी करता है। याद करिए आर्टिकल 123 जिसमें कि ऑर्डिनेंस की बात की गई है। ठीक है, वह संसद के समक्ष निम्नलिखित रिपोर्ट रखते हैं। देखिए पेपर में प्रश्न यहां से भी बन सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है वो संसद में कौन पेश करता है, प्रेसिडेंट रखता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग की, वित्त आयोग की आदि की जो रिपोर्ट्स हैं वो संसद के समक्ष कौन रखता है, राष्ट्रपति रखता है। याद रखिएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। 15 प्रश्न को हम देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा में एक अध्यक्ष सहित 2 उपाध्यक्ष थे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और उस समय 2 वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे और 1 प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। अब आपको यहाँ पे याद रखना है, पेपर में कई बार पूछा गया है, अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था। ठीक है, अस्थायी टेम्पररी अध्यक्ष किसको चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1946 को सर्वसम्मति से जो अध्यक्ष संविधान सभा का जो आपका पहला अध्यक्ष चुना गया वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 2 वाइस प्रेसिडेंट चुने गए, उपाध्यक्ष चुने गए, वो कौन थे, एस.सी. मुखर्जी थे और वी.डी. कृष्णाचारी थे। याद रखिएगा क्लास, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए 16 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनना है आपको। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना इंग्लैंड से ली गई है, जिसको कि हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, भारतीय संघवाद कनाडा देश की पद्धति पर आधारित है। तो भारत में जब हम न्यायिक पुनरीक्षण की बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, तो भारत में जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन वो इंग्लैंड से नहीं लिया गया है। कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। और भारत का जो संघवाद है, इंडियन फेडरलिज्म जो है वो किस पे बेस्ड है, कैनेडियन सिस्टम पे बेस्ड है। तो पहला वाला तो आपका गलत है। ठीक है, दूसरा आपका एकदम सही है, यहाँ पे यूएसए होना चाहिए। क्या पूछा है, ट्रू पूछा है, तो ओनली 2 हो जाएगा। 16 का बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, 17 प्रश्न को अब हम देखते हैं। राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियंस की बात की, आंग्ला भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का
प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियंस की बात की गई है? लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये चीज याद रखिएगा। तो किस में की गई है बताइए? आर्टिकल 333 में, 333 में की गई है। डी आपका सही उत्तर है। अब क्लास यहाँ पर कुछ और चीजें आप देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप याद रखिए, यहाँ पर जो एंग्लो इंडियंस के लिए जो सीट रिजर्व करने की बात की गई थी उसको अब हटा दिया गया है। ठीक है, अब सीटें नहीं रिजर्व होती है। और किस संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाया गया? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा? तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य की जो विधानसभाएं हैं उसमें अब एक भी एंग्लो इंडियन को नहीं नॉमिनेट किया जा रहा है। ये जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था? वो 104 था। चलिए, इतना हो गया। 18 प्रश्न को हम देखते हैं। कोशिका के केंद्रक के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यहाँ पर मैं आपको सीधे आंसर बताती हूँ। 18 का बी आपका सही है। इसको कहते हैं कैरियोलॉजी। ठीक है, कैरियोलॉजी, बी आपका सही है। 19 प्रश्न, विटामिन से रिलेटेड प्रश्न तो कई बार पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आप हल्के में मत लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, विटामिन दिए गए हैं और उनके केमिकल नाम दिए गए हैं, तो सीधे हम इसको मैच करते हैं। जब हम विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो ए का फोर्थ दो जगह दिया है। ठीक है, विटामिन B3 की हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं? पैंथोथेनिक। ठीक है, तो B3 का 1। ठीक है, विटामिन B5 की बात करें तो विटामिन B5 को हम क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 को निकोटिनिक। ठीक है, तो यहां पर एक मिनट, विटामिन B इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको एक बार देखिए क्लास, यहाँ पे एक बार इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको फिर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले विटामिन B2 को हम लोग क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। ये सभी को पता है। थियारी, ठीक है, थियारीनिया पैंट। ठीक है, तो ये ठीक है। तो विटामिन B3 की अगर हम बात करें तो विटामिन B3 को हम क्या कहते हैं बताइए? पैंथोथेनिक कहते हैं। तो B का 1 हो गया, A का 4, B का 1, तो B हो गया। ठीक है, B5 को हम क्या कहते हैं? निकोटीन कहते हैं। B6 को हम क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन कहते हैं। अब सही है, तो 19 का बी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पर देख लीजिए, विटामिन बी के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर आपको नाम दिया गया है। जैसे B1 को थायमीन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को नाइसिन कहते हैं, B5 को पैंथोथेनिक एसिड कहते हैं, B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, B7 को बायोटिन कहते हैं, B9 को फोलेट कहते हैं और B12 को बेलामीन कहते हैं और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। मैंने आपको बताया है, आप लोग याद रखेंगे। अगर पेपर में कभी पेपर में पूछे कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं तो डेका, DEKA जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं आपके? विटामिन बी और विटामिन सी। ये चीज आप याद रखिएगा और इनके नेम्स भी याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न बनता है। इनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है ये भी पूछा जाता है। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन से रोग विषाणु जनित होते हैं? ठीक है, विषाणु जनित पूछा गया है, वायरस से कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा बताइए? मम और रैबीज जो होते हैं वो विषाणु जनित होते हैं। डी आपका सही है। मम्स जिसको कि गलसुआ और रेबीज कहते हैं ये वायरस से होते हैं। ठीक है, अगर हम पायरिया की बात करें तो पायरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। और फाइलेरिया की हम बात करें तो फाइलेरिया में मेनली क्या होता है? या एक पैरासाइट के वजह से ये रोग होता है। ये चीज याद रखिएगा, पैरासाइट होता है एक पतले धागे की तरह और अगर ये कीड़ा कहीं से आपकी बॉडी में पहुंच जाए तो जो पैर है ना वो बहुत ज्यादा फूलने लगते हैं। आप देखिएगा फाइलेरिया की फोटोज, उसमें देखेंगे इतने मोटे मोटे पैर हो जाते हैं, विकलांगता आ जाती है। ठीक है, और ये वॉर्म्स क्या, ये जो निमेटोड होते हैं, इसको निमेटोड कीड़े कहते हैं। ठीक है, इनकी वजह से ये होता है, ये चीज याद रखिएगा आप। चलिए इतना हो गया। चलिए 21 को अब हम देखते हैं। बल, यहाँ पे किसकी बात की गई है? टॉर्क की बात की है। ठीक है, बल आघूर्ण के संदर्भ में दिए गए कथनों में से असत्य कथन चुने। टॉर्क की बात की गई है, याद रखिएगा। ठीक है,
जो टॉर्क है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, लिख लीजिएगा, स्केलर साइन मत करिए, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन मीटर है, सॉरी। फिर क्या लिखा है, मोर वर्क कैन बी डन बाय अप्लाइंग द लेस फोर्स देन टॉर्क और लिवर फोर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क। ये प्रश्न हमने डिस्कस किया है इसके पहले वाले टेस्ट में। अगर आप लोग टेस्ट देख रहे हैं तो 21वां प्रश्न रिपीटेड है, मेरे दिमाग में तुरंत आ रहा है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, ए है। जो टॉर्क है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, इसी वजह से 21वें का ए सही होगा। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमने इसके पहले वाले टेस्ट में किया है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 22वें प्रश्न को देखते हैं। मिथाइल एल्कोहल एक विषैला द्रव्य है। दूसरा कारण दिया है इथाइल एल्कोहल किण्वन विधि द्वारा उत्पादित होता है। तो मिथाइल एल्कोहल इज अ टॉक्सिक लिक्विड, इथाइल एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन मेथड। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से सही उत्तर जो होगा 22वें का बी हो, ठीक है। 22वें का बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं, सातवाहन वंश से रिलेटेड। सातवाहन से रिलेटेड देखिए, यहाँ पे आपको वहां सातवाहन रूलर्स के नाम दिए गए हैं और आपको अरेंज करना है, तो अरेंज करिए इसको, थोड़ा अच्छा प्रश्न है ये। सबसे पहले इन नामों में सतकर्णी प्रथम आएंगे, तो 3 आएगा, 3 2 जगह दिया है, बी और सी दोनों में दिया है। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी आएंगे, ठीक है, तो 4 हो गया। फिर आपके आएंगे वशिष्ठ पुत्र पुलवामी और लास्ट में आपके आएंगे यक्षश्री सतकर्णी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छा ऑप्शन इसको डिजाइन किया था, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए 3 और 1 लास्ट में दिया है, उत्तर आपका सी हो जाएगा। 23वें का सी आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब हम सातवाहन रूलर्स की बात करते तो सबसे पहले सिमुख थे, ठीक है, फिर उसके बाद कान्हा थे, फिर सतकर्णी प्रथम, सतकर्णी द्वितीय। यहाँ पे गौतमी पुत्र सतकर्णी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है, जहां से पेपर में प्रश्न पूछता है। पुलुमावी की बात की गई, फिर वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, फिर शिवास कांड सतकर्णी और फिर आखिरी में आप देखेंगे यक्षश्री सतकर्णी। चलिए 24वें प्रश्न को हम देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वाधिक अभिलेख बनवाए थे, ठीक है। किस गुप्ता रूलर ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स किसके मिलते हैं, अभिलेख किसके मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस किसके मिलते हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा कुमारगुप्त। 24वें का सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब हम कुमारगुप्त से रिलेटेड कुछ इंस्क्रिप्शन देख लेते हैं, जैसे बिलसर इंस्क्रिप्शन, बिलसर अभिलेख, जो कि कहां पर है, उत्तर प्रदेश के एटा में मिलता है। ये किसके द्वारा लिखा गया, कुमारगुप्त के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे करमदंडा अभिलेख की अगर हम बात करें, वो कहां पर है, फैजाबाद में है, कुमारगुप्त द्वारा, ठीक है। मनकुंवर अभिलेख कहां पर है, प्रयागराज में। क्लास इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है पेपर में पूछ ले आपसे, तो याद रखिएगा कौन सा अभिलेख उत्तर प्रदेश में कहां कहां मिलता है, ठीक है। गढ़वा अभिलेख की बात करें तो ये भी प्रयागराज में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि पेपर में कई बार पूछा गया, मंदसौर अभिलेख, ठीक है। मंदसौर अभिलेख कहां पर है, मालवा में है। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। चलिए 25वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। मुगल काल में उत्तराधिकारी के लिए हुए निम्नलिखित युद्धों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो इनको अरेंज करना है। सबसे पहले बैटल ऑफ धर्मट दिया है, बैटल ऑफ सामूगढ़ दिया है, बैटल ऑफ खजुआ दिया है और देवराई का युद्ध, बैटल ऑफ देवराई दिया है। तो अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो आपको पता है बैटल ऑफ धर्मट और बैटल ऑफ सामूगढ़ जो है ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ा गया है, और पहले धर्मट हुआ है फिर सामूगढ़ हुआ, तो DS, तो ठीक है, तो 1 2, फिर उसके बाद खौजा हुआ है, फिर देवराई हुआ है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए आपका सही उत्तर है। देखिए धर्मट के युद्ध की बात करें तो ये 1658 में हुआ था, किसके किसके बीच में, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, ठीक है। सामूगढ़ की बात करें, ये भी 1658 में हुआ था, किसके किसके बीच में, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। खजुआ युद्ध की बात करें तो ये किसके बीच में हुआ है, 1659 में औरंगजेब और शाह सुजा के बीच में। याद रखिएगा पेपर में प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। और देवराई युद्ध की बात करें तो ये किसके बीच में हुआ है, ये दारा के बीच में, दारा शिकोह के बीच में और औरंगजेब के बीच में हुआ है। और आपको मैं बता दूं, जो देवराई का युद्ध था जो 1659 में हुआ था, इसमें जब दारा शिकोह पराजित
हुए तो उनको मृत्युदंड दे दिया गया। ये भी चीज याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए क्लास, मैं स्लाइड से थोड़ा हट जाती हूँ आप लोगों के लिए। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा बैटल ऑफ धर्मट, ईयर भी याद रखिएगा 1658। यहाँ पर किसके कौन था? औरंगजेब था, ठीक है। फिर बैटल ऑफ सामूगढ़, दारा शिकोह और औरंगजेब, याद रखिएगा ये भी दारा शिकोह और औरंगजेब, ठीक है। बैटल ऑफ खजवा की जब हम बात करते हैं तो ये औरंगजेब और शाह शुजा, याद रखिएगा क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैटल ऑफ जाजुआ की जब हम बात करते हैं तो ये बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह। तो इतनी चीजें याद रखिएगा, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 26 प्रश्न को हम देखते हैं। लाहौर षड्यंत्र से है, षड्यंत्र से है, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र से है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी से है। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है कि इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है यह वर्ष 1929 में चलाया गया था। दूसरा है इस केस में भगत सिंह, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त को फांसी दी गई थी। तो जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस थी वो 1929 में चलाया गया था, एकदम सही है। लेकिन इस केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। बटुकेश्वर दत्त की अगर हम बात करें तो बटुकेश्वर दत्त को वो काला पानी की सजा, मतलब ताउम्र वो जो कैद वाली सजा होती है वो मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे क्या पूछा है? रॉन्ग स्टेटमेंट, तो गलत आपका खाली 2 है, ठीक है। बी आपका सही हो जाएगा। देखिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर षड्यंत्र की अगर हम बात करें 1929 में हुआ, ठीक है। इसमें HRA या फिर हम बोल सकते हैं HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है, मुकदमा चला। और इसके किन किन सदस्यों पे मुकदमा चला था? यहाँ पर भगत सिंह थे, सुखदेव थे और राजगुरु थे। और आप सभी को पता है 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके बटुकेश्वर दत्त थे उनको काला पानी की सजा दी गई थी, ये भी चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, ये किस लिए चलाया गया था ये भी बता दूं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जो था जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी, इस वजह से। चलिए 27 देखते हैं। निम्नलिखित आयोगों को आयोग जो आयोग हैं, ठीक है, कमीशंस की बात की गई है। निम्नलिखित कमीशंस को, आयोग को उनकी स्थापना के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कमीशंस को उनके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। सबसे पहले विटले आयोग, फेजर आयोग, ठीक है, फिर बमिंगटन स्मिथ आयोग है, फिर बटलर आयोग है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले आपका अगर हम बात करें विटले कमीशन की, ठीक है, विटले कमीशन दिया गया है। फिर आपका क्या दिया गया है? फेजर कमीशन। जो फेजर कमीशन है ना, ये किसके समय पे आया है? लॉर्ड कर्जन के समय पे आया है। लॉर्ड कर्जन 1902 के समय में आया है। और ये किस चीज से रिलेटेड था? पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड था, ठीक है। तो 2 आपका पहले होगा, ठीक है, देखते हैं 2 होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बमिंगटन स्मिथ आयोग। ये किसके समय में आया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आया। याद करिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड कब है? 1918 के समय, ठीक है। तो 2 के बाद आपका आएगा 3, 2 3 तो यहाँ दिया है। अब देखते हैं उसके बाद क्या है? बटलर आयोग और फिर विटले आयोग, ठीक है। तो यहाँ पे सी होगा। बटलर आयोग और विटले आयोग जो है ये दोनों आपका किसके समय पे आया? लॉर्ड इरविन के समय पे आया। पेपर में कई बार पूछा गया है कि बटलर कमीशन किस लिए स्टैब्लिश की गई थी। बटलर कमीशन जो थी वो रियासतों, जो आपके जो स्टेट और जो ये था जो ब्रिटिश थी उनके बीच में एक स्मूथ रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए। मैं हमेशा कहती बटर मतलब क्या? मक्खन लगाओ, मतलब एक स्मूथ रिलेशनशिप उनके बीच में स्टैब्लिश करो। तो यहाँ पर आपका सी सही उत्तर होगा। देख लीजिए फेजर आयोग की गठन जो है 1902 में हुआ। किसके समय पे? लॉर्ड कर्जन के समय में। और ये आयोग पुलिस सुधार से, पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड था। बमिंगटन स्मिथ की अगर हम बात करें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मैंने बताया 1919। ये किस पे था? ये आपका मुद्रा पर सुझाव देने के लिए। बटलर आयोग लॉर्ड इरविन के समय 1927 में, ठीक है। ये जो भारतीय राज्यों के साथ संबंधों पे, ये जो भारतीय राज्य और जो ब्रिटिश क्राउन के बीच में जो संबंध थे उसको स्मूथ करने के लिए, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। विटली आयोग की बात करें 1929 सॉरी, किसके समय? लॉर्ड इरविन के समय। और ये किस चीज से रिलेटेड था? श्रम संबंधी और श्रमिक सुधारों से, लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड था।
28वां प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की। डायरेक्ट प्रश्न है यहाँ पर, जो आपको याद रखना है 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, और यहाँ पे कौन कौन से दो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी जिनकी विलय के बाद हुई थी, ये पेपर में प्रश्न पूछ सकता है। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी जो था, ठीक है, इन दोनों को मर्ज करके विलय करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1851 में। 29 प्रश्न देखते हैं क्लास, यहाँ पे विद्रोह दिया है और वर्ष दिया है, ठीक है, रिवोल्ट दिया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो पैका विद्रोह 1817, गोरखपुर 1781, पागलपंथी 1825 और सिविल रिवॉल्ट 1799। एकदम सही है, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 29 का ए सही उत्तर है। अब आज की क्लास में हम 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि इस क्लास में हम 35 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, लेकिन सॉरी 30 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। ये जो 5 प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम इस प्रश्न के साथ एंड करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित नहीं है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर में कौन सा मिनरल ऑयल फील्ड नहीं प्रेजेंट है? तो यहाँ पे नाहर कटिया की बात की गई है, रुद्र सागर की बात की गई है, सुरमा घाटी की बात की गई है और नवगांव की बात की गई है। ब्रह्मपुत्र रीजन मैंने आपको बताया था कि असम का रीजन, खनिज तेल की बात बताई थी हमने, दिग्बोई रीजन की बात की थी, ठीक है। यहाँ पर कौन सा नहीं है वो है नवगांव, ठीक है, नवगांव याद रखिएगा। नवगांव जो है ये आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है, खंबात की खाड़ी में। और जो आपके ऊपर दिए गए थे ये आपके असम रीजन में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रीजन में ये ऑयल रिफाइनरीज आपकी सिचुएटेड है। तो आंसर डी था। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। जो 5 प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों के बीच में। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। एक बार और मैं आपको कहूंगी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने लिए वफादार रहिए, आप देश के लिए भी वफादार हो जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, धन्यवाद क्लास।